यानी कि 3 आवर्स का होने वाला है, तो आपके पास बच जाएंगे 15 मिनट। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपके पास 15 मिनट बच जाएंगे। सुनने में तो अच्छी लगती है बातें कि इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम देना चाहिए, इस सेक्शन में आपको इतना टाइम देना चाहिए, बट इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें। मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट को अचीव करने में। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो बोर्ड के एग्जाम में। बहुत कम टाइम रह गया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको टाइम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी स्पीड कम है, आपका पेपर छूट जाता है, तो आप लोग कोई ना कोई सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर रहे होंगे इस चीज को दूर करने के लिए। बट सैंपल पेपर सॉल्व करना ही काफी नहीं है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, सैंपल पेपर सॉल्व करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगों को लगता है केवल सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, या हम लोग कह सकते हैं किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आपको कितना टाइम देना है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम देना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग टाइम मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हो, मतलब किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको कैसे पॉसिबल बना सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं आपको कितना टाइम देना चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या हम लोग कह सकते हैं हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 10th मैथ्स के टाइम मैनेजमेंट को लेकर होने वाला है। स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है। तो ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है। ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं ये टॉपर्स फॉलो करते हैं। अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका पेपर नहीं छूटेगा, और टाइम से पहले आप लोग अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे। आपके पास 15 से 20 मिनट बच जाएंगे पेपर को रिवाइज करने के लिए। आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, आप लोग इसको चेक कर पाओगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा जो मैथ्स का पेपर है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और लास्ट में सेक्शन ई। जो सेक्शन ए है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एमसीक्यू और एआर। एआर मतलब असर्शन रीजन। एमसीक्यू क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस आएंगे, और जो हर एक क्वेश्चन होगा सेक्शन ए में वो 1 मार्क्स का होगा। चलिए अब बात करते हैं कितना आपको टाइम देना चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है 18 क्वेश्चंस, उसमें आपको देना है हर एक क्वेश्चन में 1 मिनट, तो टोटल हो जाएगा आपका 18 मिनट। वहीं मैं अगर बात करूं असर्शन रीजन की, हर एक क्वेश्चन में आपको देना चाहिए 2 मिनट का टाइम, तो टोटल क्वेश्चन है आपके 2 क्वेश्चंस, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 4 मिनट। अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में, तो आप लोग 22 मिनट यहाँ पे टोटल हो गया है, तो 3 मिनट से आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। तो टोटल जो फाइनल टाइम आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट के अंदर अंदर आपको सेक्शन ए को कंप्लीट करना है। अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी की, तो आप लोगों को पता है सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर, वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। चलिए बात करते हैं कितना आपको टाइम देना चाहिए सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 2 मिनट देने चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास टोटल क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 मिनट। अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा टाइम की सेक्शन बी में, तो आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है तो आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए सेक्शन बी में, तो टोटल हो जाएगा 15 मिनट सेक्शन बी के लिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सेक्शन ए में आपको लग रहा है 25 मिनट, सेक्शन बी में आपको लगना चाहिए 15 मिनट, यानी कि दोनों सेक्शन को आपको 40 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सी की। आप लोगों को पता है सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर्स आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, और जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन सी में वो 6 क्वेश्चंस होते हैं।
अगर मैं बात करूं सेक्शन सी में आपको कितना टाइम देना चाहिए हर एक क्वेश्चन में, तो 4 मिनट का आपको टाइम देना चाहिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक्शन सी में। तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने का 24 मिनट। भाई अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा टाइम की, तो 6 मिनट का आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो यहाँ पे। तो टोटल टाइम यानी कि फाइनल टाइम हो जाएगा 30 मिनट, यानी कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपको शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन कंप्लीट करना है। क्योंकि आप लोगों को पता है सेक्शन सी में आपको थोड़े से स्टेप ज्यादा लिखने पड़ेंगे सेक्शन बी के कंपैरिजन में, यानी कि क्वेश्चंस भी थोड़े लेंथी होंगे सेक्शन बी के कंपैरिजन में। एक क्वेश्चन जरूर आपके मन में चल रहा होगा कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये चीज हम लोग वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट देखना। चलिए फिर आगे चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। आप लोगों को पता है सेक्शन डी यानी कि लॉन्ग आंसर, इसमें आपको पता है हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है सेक्शन डी में। एलए मतलब होता है लॉन्ग आंसर। अगर मैं बात करूं सेक्शन डी में, तो आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट का टाइम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना होगा। आप लोगों को पता है सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपको हर एक स्टेप को क्लियरली दिखाना होगा। टोटल टाइम हो जाएगा 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का 40 मिनट। अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा टाइम की, अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, फंस जाते हो, तो आपको 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देना है। तो यानी कि फाइनल टाइम जो हो जाएगा आपका सेक्शन डी का, वो हो जाएगा 45 मिनट। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है सेक्शन डी में। आप लोगों को लग रहा होगा 5 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो थोड़ा कम है, बट आप लोग ये भी देखो जो हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लिया है वो 10 मिनट का लिया है, जो कि सफिशिएंट है। कुछ क्वेश्चन आप लोग जल्दी सॉल्व कर लोगे, कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ये जो 10 मिनट हम लोगों ने लिया है ये एवरेज टाइम है, मतलब इतने टाइम में आपको लॉन्ग आंसर को कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन ई। आपको पता है यहाँ पे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट का टाइम यहाँ पे ले रहे हैं। 3 क्वेश्चन है आपके पास, तो टोटल टाइम लगेगा आपको 45 मिनट। अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा टाइम की, तो 5 मिनट का आप लोग एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 15 मिनट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ले लिया है, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, बट फिर भी हम लोग 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, फंस जाते हो, तो आप लोग 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लेके चलो। तो फाइनल जो टाइम हो जाएगा 45 + 5 50 मिनट का आपको टाइम देना है सेक्शन ई में। इसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम लोग फाइनल टाइम को टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 165 मिनट। आप लोगों को पता है जो बोर्ड का पेपर होने वाला है वो 180 मिनट का होने वाला है, यानी कि 3 आवर्स का होने वाला है। तो आपके पास बच जाएंगे 15 मिनट। अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपके पास 15 मिनट बच जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरे पेपर को रिवाइज करना है। आपको देखना है कोई क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ा तो नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत निकलता है, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, चाहे गलत ही अटेम्प्ट किया होगा, चाहे आप लोगों ने गिवन लिखा होगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों को किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए या किस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इस चीज को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में तो अच्छी लगती है बातें कि इस क्वेश्चन में आपको इतना टाइम देना चाहिए, इस सेक्शन में आपको इतना टाइम देना चाहिए, बट इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें। मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट को अचीव करने में। एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का मैथ्स का पेपर छूटता है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था सबसे ज्यादा स्टूडेंट का मैथ्स का पेपर छूटा था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए या तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा स्टूडेंट थ्योरम और फॉर्मूला दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम लिख लेनी है। जहां पे भी आप लोग स्टडी करते हो उसके सामने वाली वॉल पे आपको उसको पिन अप कर देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब आप एक चीज को देखते हो बार बार तो आपको चीजें याद होने लगती है। वॉल की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वॉल में दोबारा से पेंट हो जाएगा। बट आपको पता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं
वो लाइफ टाइम में एक बार देने को मिलते हैं। अगर हम बात करें क्लास 10th की तो उसमें भी एक बार देना होता है और क्लास 12th उसमें भी एक बार देना होता है। चलिए आप अगली स्ट्रेटेजी को देखते हैं जिसको फॉलो करने के बाद आप लोग टाइम मैनेजमेंट को अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बोर्ड के पेपर में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम लोग इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कह रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को आपको कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाओ। जो मैंने आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अभी अभी दिया कि किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, तो आपको कोशिश करनी है उस टाइम से पहले आप लोग जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि आप लोगों को पता है जो नए क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं उनको करने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। पहले आपको समझने में भी टाइम लगेगा, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें नॉर्मल सी बात है आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी को आपको इग्नोर नहीं करना है। 3 से 4 बार आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है बार बार, ताकि आप लोगों के सामने जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्विकली एक ही बार में आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसलिए भी बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व करते हो, अगर हम लोग बात करें बेसिक मैथ्स की तो लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स के एनसीईआरटी से आएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड मैथ्स की तो लगभग 60 से लेकर 70% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे। तो एनसीईआरटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब तीसरी और लास्ट स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं, सॉल्व सैंपल पेपर। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था सैंपल पेपर सॉल्व करना ही काफी नहीं है। अगर आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो अभी भी आपका पेपर छूट सकता है बोर्ड का। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप लोग केवल सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जो मैंने आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बताया है अगर आप लोग उसको फॉलो कर लेते हो, उसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अगर आप लोग उसको फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं डेफिनेटली आपका पेपर नहीं छूटेगा। अगर आप लोग उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो, उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर लेते हो। लास्ट में एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 5 सैंपल पेपर करने हैं। जब आप लोग पहला सैंपल पेपर सॉल्व करो तो आपको सेक्शन ए से पहले सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद जब आप लोग अगला सैंपल पेपर सॉल्व करो तो आपको किसी और सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपको सेक्शन सी से आप लोग स्टार्ट करते हो, इसके बाद आप लोग अगले सैंपल पेपर को अलग सेक्शन से स्टार्ट करके देखो। जिस सेक्शन से जिस सीक्वेंस से आपको मिनिमम टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे, जल्दी से जल्दी आप लोग पेपर को सॉल्व कर पाओ, आपको वो वाला पैटर्न फॉलो करना है। मतलब उस सीरियल में आपको पेपर को सॉल्व करना है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, सेक्शन ई को आपको पहले सॉल्व नहीं करना है। जो कि आपका केस बेस्ड वाला सेक्शन है उसको आपको पहले सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है वहां पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग उन क्वेश्चंस में फंस सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि सेक्शन ई को आपको पहले सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो आपका पेपर भी छूट सकता है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग बोर्ड के पेपर में पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने वाले हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।